अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। जो आज की जो वीडियो है ये टुडे है जी, आज 25 ऑफ अगस्त। और ऑब्वियसली आज डे ऑफ है, वैसे बैंक हॉलीडे है, लेकिन कुछ पेंडिंग एप्लीकेशन थी जिसकी वजह से मैं आज ऑफिस में था। एनीवेज, सो ये डेट बताने का मकसद ये है कि 25 अगस्त 2025। और जैसे आप जानते हैं कि 22 जुलाई 2025 के बाद जो है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा में जो है बहुत सी चेंजेस जो हैं वो आ चुकी हैं। ऑल दो और भी बहुत सी चेंजेस हैं, और बहुत से लोग जो हैं इस पे सवालात पूछते रहते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि ये जो जो चेंजेस हैं 22 जुलाई के बाद आई हैं उनके ऊपर जो है, रादर दैन के एक शॉर्ट वीडियोस की बजाय उसकी मैं तफसील में जो है वो मैं बात कर सकूं जो है। सो आज का टॉपिक जो है वो इसी हवाले से है, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा आफ्टर 22 जुलाई 2025 जो है। सो जेन में रखिएगा, इस नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं यहाँ पे लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। और जो भी आपकी सिचुएशन हो, आप उसके मुताबिक जो है कानूनी तौर पे लाजमी किसी भी लॉयर के पास जाके, मैं ये वाली लाइन में इसलिए बोलता होता हूँ ताकि बहुत से लोग जो हैं वो ये ना समझें कि शायद उन्होंने, मैं अपना ही कह रहा हूँ कि तुसी मेरे को आओ मेरे पास, चाहे ना आए, किसी भी लॉयर के पास जाके अपनी अपने केस और अपनी सिचुएशन को डिस्कस करके फिर आप अपनी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। चलिए, अब इसका हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा का जो पहला पॉइंट आ जाता है वो ये है कि ये जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा जो हैं, ये जॉब जो है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है, जो इस जॉब में शामिल है, वो कौन सी ऐसे जो हैं चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं, इसके अंडर जो है वो आ जाती हैं। सो उसमें मेन ये आ जाता है कि यू मस्ट मीट जो है फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, ये जो रेलिवेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी जो है फॉर अ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा जो है, उसमें यू आर क्वालिफाइड डॉक्टर जो है, आप क्वालिफाइड होने चाहिए। आपका हेल्थ प्रोफेशनल जो है आप वो होने चाहिए। फिर आपका अडल्ट सोशल केयर प्रोफेशनल जो है वो आप हो सकते हैं। योर जॉब इज़ एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा जो है। सो अब इसमें दो तीन चीज़ों का जो है जहन में रखिएगा। मैं आज की मैं डेट्स का बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज ना हो और अपना गलत ट्रैक चूज़ करके अपना वीज़ा या बाकी चीज़ों को वो ख़राब ना कर सकें। क्वालिफाइड डॉक्टर की बात हो रही है, नर्स की बात हो रही है, हेल्थ प्रोफेशनल की बात हो रही है, अडल्ट सोशल केयर प्रोफेशनल की बात हो रही है, जो इसके अंडर जो है अभी जिनके लिए मुश्किलात नहीं हैं कि वो हेल्थ केयर सेक्टर में जो है वो अपनी जॉब को वो ले सकें। फिर उसके बाद आ जाता है जी, यू विल बी वर्किंग फॉर द यूके हेल्थ केयर सेक्टर जो है एम्प्लॉयर दैट्स बीन अप्रूव्ड बाय द होम ऑफिस जो है। ये सो अप्रूव्ड बाय होम ऑफिस मीन कि उनके पास जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस का होना जो है वो मस्ट होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया, यू विल बी पेड अ मिनिमम सैलरी जो है वो पे करें, और द ऑन गोइंग रेट जो होता है, जो एक ऑफिशियल तौर पे एक रेट दिया जाता है, उसके मुताबिक फॉर द टाइप ऑफ वर्क यू विल बी डूइंग विच एवर इज़ अ हायर जो है वो होता है। सो ऑन गोइंग रेट या बाकियों की तरफ आते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले जो है ये एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, कौन लोग जो हैं इस जॉब के जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं, और इसका जो जो कोड्स हैं वो सम टाइम इसमें ऑक्यूपेशन कोड जो है वो बहुत मैटर करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, चूँकि कोड्स की वजह से अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है। जी साढ़े उत्ते 6135 लगेगा, 6136 लगेगा, 6131 लगेगा, हमें उसमें ये मीडियम स्किल्ड में आएगा, या ये उसमें इसमें फैमिलीज अलाउड हैं। हर बंदे की एक अपने सिचुएशन है। एक क्या, अभी अगर हम इसको अगर आप सिंपल अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर जो है वीज़ाज बंद हो चुके हैं, आउटसाइड द कंट्री रिक्रूटमेंट जो है इसकी कंप्लीटली बंद हो चुकी है। नंबर वन, क्या मैं अपने डिपेंडेंट्स को जो है अभी जो है अगस्त में ला सकता हूँ अगर मेरे पास हेल्थ केयर का वीज़ा मौजूद है? अगर अगर आपका वीज़ा जो है वो 22 जुलाई से पहले का है आपके पास, और आप उस जो एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड है आप अगर उसमें आते हैं, तो बिल्कुल आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है स्टिल ला सकते हैं। क्या मुझे ये जो हेल्थ केयर का वीज़ा जो है ये मुझे 22 जुलाई के बाद कॉस्ट मिला है, 22 जुलाई के बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया है, तो क्या मैं अब अपने डिपेंडेंट्स को ला सकता हूँ? देन द आंसर इज़ नो। सो इसलिए हर बंदे के का केस का एक अपना इंडिविजुअल मेरिट है। सो इसलिए जो है वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक देख के
फिर आप आगे चला करें। सो ये कोड के हवाले से अक्सर लोग जो हैं उनके जहन में एक पॉइंट आता है कि जो है हम अपने कोड को कैसे देख सकते हैं और कहाँ से चेक कर सकते हैं। सो उसके लिए ये है कि आप ये जो जॉब कोड जो है ये इनकी एक लिस्ट एक आ जाती है जिसको कैसकॉट कहा जाता है, CASCOT। ये जो दोस्त इस तरह के सिचुएशन के में हों वो वहाँ पे इनकी साइट पे जाके देख सकते हैं। CASCOT कैसकॉट। फिर उसके बाद ओकोपेशन आ गया जी, ओ ओ ओ ओ डबल CUPTION ओकोपेशन कोडिंग टूल जो है। सो ये 4 वर्ड जो हैं इसके, कैसकोड ओकोपेशन कोडिंग टूल जो है, वहाँ पे क्लिक करेंगे आप और उसमें जो है आप उसको उसकी डिटेल्स जो है उसमें आप जॉब टाइटल जो है उसमें वो आप आ जाता है। उसके टॉप के ऊपर आप देखेंगे तो वो टेक्स्ट एक लिखा आ जाता है, उसमें आपका जो भी कोड है आप उसमें ना सिर्फ इसमें आप कोई भी है, कोई भी एनी कोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड केयर सेक्टर के बाद, उसको ऊपर आप लिखेंगे तो वो उसमें आ जाता है। और सेल्स एंड कस्टमर सर्विस ऑक्यूपेशन भी इसमें आ जाता है। प्रोसेस प्लान्स एंड मशीन ऑपरेटिव जो है वो भी आ जाते हैं। एलिमेंट्स ये जो वो भी आ गए, मैनेजर्स आ गए, डायरेक्टर्स आ गए, सीनियर ऑफिशियल्स आ गए, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस आ गए, एसोसिएट एंड प्रोफेशनल। अब देखिए शुरू में मैंने 4 आपको वो बताए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और बाकी जो है, क्या इसके अलावा भी उसमें एलिजिबिलिटी आ जाती है? एब्सोल्युटली यस। बहुत से जो है इसमें और भी आ जाते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो वकील है वो कितना अंडरस्टैंड करता है इस तरह के एप्लीकेशंस को फाइल करने में, कॉस्ट के हवाले से या स्पॉन्सर लाइसेंसेस के हवाले से जो है। सो देखिए अगर हम मान लेते हैं एक स्किल्ड ट्रेड ऑक्यूपेशंस की अगर हम बात करते हैं या हम एडमिन एंड सेक्टेरियल ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, तो हेल्थ केयर के सेक्टर में एडमिन डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, सेक्टेरियल डिपार्टमेंट्स जो है वो भी होते हैं। केयरिंग एंड लेयर वाले सेंटर में उसके अंदर भी तो होते हैं। ये जो केयरिंग होम के अंदर जो है ये जो जिम टाइप कह लीजिए या वहाँ पे लोगों को एक्सरसाइज वगैरह करवाना, या उसके अंदर और बहुत सी ये जो हेल्थ से रिलेटेड जो है चीज़ें जो आ जाती है, ये बहुत से ऐसे मैं समझता हूँ कि कोड्स हैं जो लोग ज़्यादा ना यूज़ किए हुए हैं, ना ही अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयर्स को या ये जो एम्प्लॉई हैं उनको बहुत से लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता। आप लोगों ने 2 4 5 कोड ही सुने होते हैं, 6131 है जी, 6135 है, 6136 है। ये आ जाके जो है ना पहिया इन्हीं 4 5 6 कोर्स के आले दुआले ही घूमता रहता हर वक्त। सो इसके अलावा भी तो और भी तो कितने हैं ना हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर जो है, जैसे ये मैंने या उन्हीं की मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। इसमें आ गया केयरिंग, आ गया लेयर, आ गया एंड अदर सर्विस ऑक्यूपेशंस आ गया, सेल्स आ गया, कस्टमर सर्विस आ गई उसके अंदर, प्रोसेस एंड आ गया, प्लांट एंड मशीन ऑपरेटिव जो है वो आ गए, एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री जो ऑक्यूपेशन जो है वो आ गए। सो इसलिए जो है बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं तो चेक इफ़ एन ऑक्यूपेशन कोड इज़ एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा जो है। सो इसमें चूँकि अभी ये जो वीज़ाज़ की कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जैसे स्किल्ड में आ रहे हैं, कुछ स्किल्ड में नहीं आ रहे, कुछ मीडियम स्किल्ड में आ रहे हैं। सो इसलिए जो है वो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक देख सकते हैं कि क्या अगर आप मीडियम स्किल्ड में आते हैं तो फिर आपको हो सकता है आपकी सिचुएशन ही ऐसी हो कि आप अगर डिपेंडेंट्स को नहीं बुलवा रहे हैं तो शायद आपके लिए मीडियम स्किल्ड ही जो आपको सूट करता हो। सो एवरीवन दे हैव देयर ओन सर्कमस्टांसेस। You can apply for a health and care worker visa if your job is in one of the following occupation code जो है। अब इसमें बड़ी लंबी एक लिस्ट है। अब मैं लिस्ट पढ़ने बैठ जाऊँगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। मोटे मोटे 2 4 मैं पढ़ देता हूँ ताकि अगर कोई शख्स जो है वो इस तरह का सिचुएशन में हो तो वो आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि जी आप फ़लाँ अगर नहीं मिलता आपको कोड तो आप ये फ़लाँ कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स भी तो होते हैं जो मैनेज करते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। फॉर एग्जांपल ये बहुत से दोस्त हमारे PSW पे होते हैं, ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे हैं। शायद उनको हेल्थ केयर का अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो मे बी वो जो ये एज अ मैनेजर जो है वो उसको हैंडल कर सके काम, मे बी वो एज अ डायरेक्टर जो है वो चीज़ों को लेके चल सकें, जिसका कोड जो है ये 1171 जो है वो आ जाता है। फिर इसी तरह जो है ये रेजिडेंशियल डे एंड ये केयर मैनेजर्स एंड ये जो चीज़ों को जो मैनेज कर रहे होते हैं उसमें बहुत से लोग जो हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, जिसका 1132 कोड है। फिर ये
जो फिज़िकल साइंटिस्ट या बाकी चलें वो उसमें कई आ जाते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं, स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, इनके सारे कोडों की लिस्ट आ रही है, 2211 है या इस तरह जो। अच्छा, ये स्पीच एंड लैंग्वेज के हवाले से भी जो हैं बहुत से जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ वो, बल्कि एक क्लाइंट ही थे हमारे, वो ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे थे, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था हेल्थ केयर का। सो उनका जो था वो उसमें ये 222 4 टाइम 22 जो है 2222 जो है कोड, ये वहाँ पे उनका बड़ा आराम से जो था वो वीज़ा क्लियर हो गया। अच्छा, फिर ये जो बाकी हैं, ये मिड वाइफरी नर्सिस आ गई हैं, रजिस्टर्ड कम्युनिटी नर्सिस जो हैं वो आ गए, ये बहुत लंबी चौड़ी जो है इनकी लिस्ट आ जाती है। सो इसलिए ये कहना कि जी कि हम उस पर ग्रेजुएट वीज़ा रूट में हैं तो शायद हमें एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो उसमें हमारे लिए मुश्किल हो। सो कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ पे रास्ते निकालने होते हैं वो फिर निकल ही आते हैं। सो इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग, ये वाला पॉइंट जो है ये अब हम आते हैं, ये 6135 जो है ये आ जाता है जी केयर वर्कर्स एंड होम केयर के में आ जाता है। फिर 6136 जो है ये सीनियर केयर वर्कर्स जो है ये उसमें आ जाता है। और उसमें यह है कि इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग मीन कि अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है और आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, अपडेटिंग कि आप उससे अपना वीज़े को जो है या उसको अपडेट कर रहे हैं कि जी कि चलें, पहले आप अगर केयर वर्कर थे 6135, माइट भी अभी आप 6136 पे जा रहे हो, वो आप सीनियोरिटी की तरफ जा रहे हैं, और स्विचिंग जो है यहाँ आप स्विच कर रहे हैं वीज़ा, स्विचिंग टू अ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा जो है आप उसमें स्विचिंग की तरफ आ रहे हैं। योर जॉब कैन ऑल्सो बी इन दी वन ऑफ फॉलोइंग जो है मीडियम स्किल्ड ऑक्यूपेशन कोर्स जो है, ये जो अभी जो है ये मीडियम स्किल्ड कोर्स में जो है वो आ जाता है जी। ये 6135 जो है या 6136 जो है ये राइट नाउ आफ्टर 22 जुलाई जो है ये मीडियम स्किल्ड में आ रहे हैं जी। इफ़ यू आर स्विचिंग फ्राम अ डिफरेंट वीज़ा जो है, डिफरेंट वीज़ा से मुराद ये है कि मे बी मैं पहले आईटी में काम कर रहा था, मे बी मैं किसी ग्रोसरी शॉप में था, मे बी मेरे पास ऑफ लाइसेंस का था वीज़ा, या मैं ऐसे कि कारपेंटर के पास था, मैं किसी भी जगह पे मैं काम कर रहा था, अब मैं वहाँ से स्विच कर रहा हूँ, मैं हेल्थ केयर में मैं जो है वो मैं आ रहा हूँ, तो क्या मैं स्विच कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं स्विचिंग मुझे अलाउड है। लेकिन इसमें क्या है, इफ़ यू आर स्विचिंग फ्राम अ डिफरेंट वीज़ा जो है, यू मस्ट हैव बीन वर्किंग लीगली इन योर जॉब फॉर योर स्पॉन्सर फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स जो है, फिर कम से कम आपने 3 महीने के लिए जो है आपने उसमें जॉब करना जो है आपके लिए कंपलसरी है, वो मस्ट है। उसके बगैर वो आपके लिए जो है वो कॉज का निकलना या आगे जॉब पे जाना जो है वो नामुमकिन है फ़िलहाल की सिचुएशन में। इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग और अपडेटिंग योर वीज़ा एंड यू गॉट अ योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बिफोर 22 जुलाई 2025 जो है, अगर आप अपना इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग, आप एक्सटेंड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं योर वीज़ा जो है, एंड यू आपका जो सी ओ एस था, यू गॉट योर सी ओ एस जो है बिफोर 22 जुलाई 2025, आपने 22 जुलाई 2025 से पहले आपने कॉस्ट लिया, तो योर जॉब कैन ऑल्सो बी इन दी वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्किल्ड ऑक्यूपेशन कोड जो है। सो आपकी जॉब जो है वो इन्हीं जो मीडियम स्किल्ड में है जो है वो हो सकती है, उसमें जा सकती है, जिसमें हेल्थ केयर एंड प्रैक्टिस मैनेजर जो है वो आ जाते हैं, ये 1231 वाले जो हैं। फिर ये 3213 मेडिकल एंड डेंटल टेक्नीशियंस आ जाते हैं। फिर ये हेल्थ एसोसिएट प्रोफेशनल जो हैं, ये हेल्थ एसोसिएट प्रोफेशनल जो हैं ये इसके बारे में कहा जाता है कि नॉट एल्सवेयर क्लासीफाइड, ये कई जगह पे ये क्लासीफाइड नहीं है, बहरहाल ये 3219 का जो कोड है वो उसमें जो है ये आ जाते हैं। ये फिर आगे फर्दर ये आ गया 6131 जो है ये नर्सिंग में जो है आ गया। फिर ये 6132 एम्बुलेंस स्टाफ जो है, इसमें एक्सक्लूडिंग ये जो पैरामेडिक्स टाइप जो अंदर वो चेकिंग करते हैं हालत पेशेंट की या कोई बाकी है, वो एक्सक्लूड है इसमें। लेकिन एम्बुलेंस स्टाफ में जो है बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। एम्बुलेंस स्टाफ में ड्राइवर भी आ जाता है, एम्बुलेंस स्टाफ में वो जो स्ट्रेचर को या बाकी जो वो खींचते हैं या बाकी उसमें मतलब बेशुमार उसमें भी जो है चीज़ें आ जाती हैं। मेडिकल टर्म्स हैं, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम शाम मुझे नहीं पता, मैं वकील हूँ, मैं लॉ के ही वर्ड ज़्यादा जानता हूँ बहरहाल। लेकिन वो एम्बुलेंस स्टाफ के हवाले से अगर हम बात की जाए तो ये बहुत से लोगों ने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ, जिसका 6132 जो है वो कोड आ जाता है। सो यू मस्ट हैव कंटिन्यूसली जिसको कहेंगे हेल्ड वन और मोर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ाज और स्किल्ड वर्कर वीज़ा सिंस यू गॉट योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है सो आपका वो होना चाहिए। अच्छा, और इसमें अप्रूव्ड और हेल्थ केयर सेक्टर एम्प्लॉयर्स जो हैं ऑब्वियसली ये जैसे आपको पता ही है कि लाइसेंस जो है उनके पास जो है वो होना मस्ट होता है।
अगर वो लाइसेंस नहीं है तो फिर वो नहीं अप्लाई कर सकते। और फर्दर आप आजकल ये है कि योर एम्प्लॉयर जो है मस्ट बी रजिस्टर्ड जो है लाइसेंस के साथ साथ जो है उनको विद द केयर क्वालिटी कमीशन जो है CQC जो है केयर क्वालिटी कमीशन जिसको कहा जाता है उनके साथ जो है वो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी मस्ट है। सो इफ़ यू आर ए केयर वर्कर कोड जो है 6135 ओ सीनियर केयर वर्कर 6136 वर्किंग इन द इंग्लैंड जो है उसमें भी आजकल इन्होंने कंपलसरी कर दिया हुआ है कि वो आपका CQC से जो है वो रजिस्टर्ड हो। सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर फ्राम एन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, जो आज की इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर जो है, सो योर एम्प्लॉयर जो है ऑल्सो नोन एज योर स्पॉन्सर। ऑब्वियसली जो वो आपका एम्प्लॉयर होता है उसको आपका स्पॉन्सरशिप वाला ही कहा जाता है कि वो देखेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो उसमें बनती है कि नहीं बनती। द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑब्वियसली जो है उनके पास लाइसेंस का होना मस्ट है। विच और सेकंड ये है कि यू मस्ट अप्लाई फॉर योर वीज़ा विद इन 3 मंथ्स ऑफ योर गेटिंग योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो 3 महीने के अंदर 90 डेज़ के अंदर वो आपको कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका कॉस्ट जो है वो ज़ाया चला जाता है। सैलरी थ्रेश होल्ड की जैसे मैं स्टार्टिंग में बात की थी, वो अगर हम उसकी बात करें तो वो राइट नाउ जो है पेड एटलीस्ट जो है वो 25,000 जो है वो उसकी है। और यहाँ जो है वो गोइंग रेट जो आ जाता है फॉर योर जॉब जो भी उसमें हायर हो 25,000 है, या जो रेट जो भी आता है कि इतने पाउंड पर आवर मिलना चाहिए, जो भी हायर होगा वो उसके मुताबिक जो है वो चलेगा। आज की वीडियो जो थी वो दोस्तों यहाँ तक थी। सो बहुत से और इससे रिलेटेड जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वीज़ा एप्लीकेशंस के हवाले से बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको ऑफिशियली तौर पे हम यूँ ऐसे आपके सामने मेंशन कर सकते होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली जो हैं वो चीज़ें होती हैं। हर केस के अंदर जो है आपका ह्यूमन राइट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। हर केस के अंदर आपके अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हर केस के अंदर आपकी वाइफ भी होती है, आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका हस्बैंड है, आपके फैमिली सिचुएशन, आपकी जॉब की सिचुएशन, आपके बहुत से फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं। सो बहुत सी चीज़ें एक रूल के मुताबिक चलती हैं और बहुत सी चीज़ें आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स जो है वो भी उस पर उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो इसलिए ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि अगर आपका केस में थोड़ी बहुत भी आपको कोई उलझन सी दिखाई दे रही है तो इसलिए रादर दैन कि ये सोचना कि ये कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन करते हैं, चूँकि वो सारे लोगों की एप्लीकेशन की हुई है, माइट भी उनकी सिचुएशन डिफरेंट हो, आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो। इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि जो वकील तमाम चीज़ों को डील करता है उसको पता है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या चीज़ें हैं, FLR के हवाले से क्या चीज़ें हैं, असाइलम क्या था, या आपका स्टूडेंट या बेशुमार आपके आपके और जो आपका न्यू कॉस है इस तरह का उसके बीच में जो है कोई गैप या बहुत सी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए उसको शायद कंपनी का जो लॉयर की बजाय जो आउटसाइडर वकील जो है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके। सो इसलिए ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस अपना केस फाइल करने के लिए। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स लाजमी किया करें और कमेंट्स वो किया करें जिधर कोई सिर या पाँव हो, अदरवाइज़ बहुत से कमेंट्स आपके ऐसे होते हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे यही लिखना पड़ता है कि यू नीड अ लीगल एडवाइस। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दे सकूँ। बाज़ का आपके कमेंट्स पे नहीं भी मैं दे सकता होता, चूँकि वो स्पेसिफिकली जो है वो एक पर्सन के लिए आ जाता है, तो उसको मैं अगली वीडियो में जो है वो मैं लाजमी शामिल कर लेता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ जी।